स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत षड्गुण नीति और 4 उपायों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने परराष्ट्र संबंधों में मंडल सिद्धांत की बात की थी। मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और 4 उपाय ये परराष्ट्र नीति के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौटिल्य ने जिस परराष्ट्र नीति की व्याख्या की है वो अत्यंत सुव्यवस्थित है, कल्याणकारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य की यह परराष्ट्र नीति समय के अनुसार परिवर्तनशील है। अर्थात इसमें एक ऐसा लचीलापन है जो समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए अपार संभावनाएं रखता है। कौटिल्य की जो षड्गुण नीति है वो ऐसे 6 नीतियों की चर्चा करती है जो कि किसी भी राजा को अपने राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंधों के व्यवहार और निर्वहन में किस प्रकार का, किस परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करती है। षड्गुण नीति में जो 6 नीतियां हैं उनमें प्रथम है संधि। संधि से तात्पर्य है 2 देशों में परस्पर समझौते की स्थिति। 2 बलशाली राष्ट्र जब एक दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहते तथा परस्पर आपसी समझौते के माध्यम से कुछ शर्तें तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसे संधि कहा जाता है। वस्तुतः ये एक शक्तिशाली राजा के साथ मेल की स्थिति होती है। दूसरी नीति है विग्रह। विग्रह संधि से विपरीत है, जो 2 देशों के परस्पर संबंधों या शांतिपूर्ण संबंधों के समापन का संकेत करता है। इसमें परस्पर युद्ध का सा वातावरण होता है। तीसरी नीति है यान। यान से तात्पर्य है आक्रमण या चढ़ाई के लिए प्रस्थान। इसके पश्चात है आसन। आसन का मतलब है ठहराव, मौन, प्रतीक्षारत रहना। जब जैसी परिस्थिति आए उस प्रकार व्यवहार करना और तब तक शांत बने रहना जब तक कि कोई कदम उठाने का अवसर न आए। उसके पश्चात है संश्रय की नीति। संश्रय से तात्पर्य होता है बलवान के समक्ष आश्रय प्राप्त कर लेना। जब राजा को ऐसा प्रतीत हो कि शत्रु अत्यंत बलवान है तथा उससे युद्ध करने में नुकसान अधिक हो सकता है, तो प्रजा कल्याण के हित के लिए उसे किसी बलवान का आश्रय प्राप्त कर लेना चाहिए। और षड्गुण नीति की अंतिम नीति है द्वैधी भाव। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, एक ऐसी नीति जिसमें 2 प्रकार की नीतियों का अवलंबन एक साथ किया जाए। 2 प्रकार के भाव, द्वैधी 2 प्रकार के भाव रखे जाएं, जिससे शत्रु ये न समझ पाए कि वास्तव में राज्य की नीति क्या है। इसमें दो राष्ट्रों के साथ भी संबंध हो सकते हैं और एक ही राष्ट्र के प्रति 2 प्रकार के भाव भी हो सकते हैं। कभी कभी मंडल के अंतर्गत व्यवहार करने में एक से संधि और दूसरे से विग्रह की स्थिति भी हो सकती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भाव है राज्य की नीति का वो विपरीत दिखाई दे। वास्तव में देखा जाए तो ये जो षड्गुण नीति है, इनमें संधि और विग्रह
ये 2 ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाकी की जो 4 नीतियाँ हैं उनमें अलग से कुछ विशेष नहीं है, इन्हीं 2 गुणों का भाव अंतर्निहित है। संधि शांति की अवस्था है और विग्रह युद्ध की अवस्था है। इन्हीं में अलग अलग परिस्थितियों में राजा को किस प्रकार का व्यवहार विभिन्न राष्ट्रों के साथ करना चाहिए, ये इन 6 नीतियों के माध्यम से कौटिल्य ने समझाने का प्रयास किया है। कौटिल्य का कथन है कि राजा अपने प्रकृति मंडल में स्थित हुआ षड्गुण नीति द्वारा क्षीणता से स्थिरता तथा स्थिरता से वृद्धि की अवस्था में जाने की चेष्टा करे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स। कौटिल्य ने अपने राजा को यह समझाने का प्रयास किया है कि उसे क्षीणता से स्थिरता की ओर, कमज़ोर अवस्था से, फ्रॉम वीकनेस टू स्टेबिलिटी एंड फ्रॉम स्टेबिलिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये उसका भाव है। इस षड्गुण नीति के माध्यम से कौटिल्य अपने राजा को अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने और समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का, किन परिस्थितियों में किन नीतियों का अवलंबन करते हुए व्यवहार करना चाहिए, यही समझाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात परराष्ट्र संबंधों के संचालन में उन 4 उपायों की भी चर्चा की है जो कि हमारी आम दैनिक बोलचाल की भाषा में भी अब बहुत प्रचलित हो गई है। आप सब जानते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। ये हम साधारण बोलचाल की भाषा में भी कई बार कहते हैं, अर्थात सामने वाले से जिस भी प्रकार का व्यवहार जिस भी परिस्थिति में उपयुक्त हो वो किया जा सकता है, जिससे कि न सिर्फ अपने राष्ट्र को हम संकट से बचा सकें वरन अपनी प्रजा की रक्षा हो और प्रजा का कल्याण हो। स्टूडेंट्स, वैसे तो साम, दाम, दंड, भेद हम सभी समझते हैं, फिर भी साम से तात्पर्य है एक प्रकार से समझौते और शांति की स्थिति। इसमें कुछ शर्तें भी हो सकती है। समान बलशाली राष्ट्र के साथ में एक साम्यता का भाव रखते हुए, समझौते का भाव रखते हुए आचरण करना। दाम हम सब समझते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक या जिसको हम कहते हैं मुद्रा के रूप में या किसी भी उपहार के रूप में ऐसा कुछ देकर संतुष्ट कर लेना जिससे कि सामने वाला जो शत्रु है वो आपके अनुकूल हो जाए। दंड अर्थात शक्ति का प्रयोग। जब हम ये देख लें कि शत्रु किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं, प्रलोभन में आने को भी तैयार नहीं, तो ऐसे में उसे शक्ति का प्रयोग करते हुए दंडित किया जा सकता है। और अंतिम है भेद। भेद से तात्पर्य है परस्पर फूट डालने का प्रयास करना या आशंका उत्पन्न कर देना जिससे कि विलग किया जा सके शत्रु को उसके मित्र से, या शत्रु राज्य की विभिन्न प्रकृतियों में भी भेद डाला जा सकता है। जब हमने सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया था तब हमने राज्य की 7 प्रकृतियों या 7 अंगों की चर्चा की थी। जब विभिन्न प्रकृतियां ही आपस में परस्पर संयोजन में काम नहीं करती या कोई प्रकृति कमज़ोर हो जाती है या उनमें भेद हो जाता है, तो ऐसे में शत्रु राज्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है तथा भेद की नीति अधिकतर बलवान राज्यों के साथ ही अपनाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें साधारणतया युद्ध में भी पराजित करना राज्य के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, समयानुकूल परिवर्तन करते हुए कल्याणकारी नीति का अवलंबन राजा करे, इस उद्देश्य से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और 4 उपायों का वर्णन किया है।